हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि फ्रांस सोसाइटी में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, और इस रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रांस की सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आते हैं। हम इस चैप्टर को काफ़ी कम टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 से। ये जो डेट है उसे हमारी हिस्ट्री में काफी इंपोर्टेंट डेट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यही वो डेट है जहां से फ्रांस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। Emotional, damn it! इस डेट को क्या होता है, फ्रांस के एक शहर पेरिस के अंदर कई सारे लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इन हजारों लोगों को देखकर वहां का जो राजा था वो अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और इन लोगों को टैकल करो। तो जब लोग इन ट्रूप्स को देखते हैं तो लोगों के बीच में रूमर्स फैलने लगते हैं, मतलब अफवाह फैलने लगती है। ये अफवाह फैलने लगती है कि राजा उनके ऊपर ओपन फायर करने का आदेश देने वाला है। ये सब सुनकर वहां के लोग घबरा जाते हैं। तो घबराहट में आकर ये सभी लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे ओपन फायरिंग के रूमर्स से। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसे मरने से अच्छा है कि क्यों ना लड़के मरा जाए। तो ये सारे लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस जाते हैं, ये उम्मीद में कि वहां उन्हें कई सारे वेपन्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाखों लोग इन्हीं वेपन्स की सर्च में बास्टिल जेल में घुस जाते हैं। देखते ही देखते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वे लोग उस जेल के कमांडर को ही मार देते हैं। इसके बाद ये लोग उस जेल में मौजूद जितने भी कैदी थे उन सबको आज़ाद कर देते हैं। दोस्तों, पेरिस के जो लोग थे ना, वो इस बेस्टिल प्रिजन से काफी ज्यादा नफरत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये जेल किंग के अनजस्टिस और डेविल रूल्स को दर्शाती थी। मतलब राजा इस जेल के माध्यम से लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करता था, इसलिए लोग इस जेल से काफी ज्यादा नाराज थे। तो वो लोग क्या करते हैं, गुस्से में इस बास्टिल जेल को भी तोड़ देते हैं। जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने इस स्टेप को एक अचीवमेंट के रूप में देखा, क्योंकि ये स्टेप किंग के अगेंस्ट में उठाया गया एक बड़ा कदम था। लोगों ने इसलिए बास्टिल प्रिजन के जो टूटे हुए टुकड़े थे उन्हें बाजार में बेचा, और कई सारे लोगों ने इन पीसीस को खरीदा भी, क्योंकि लोग इन पीसीस को एक अचीवमेंट के रूप में देख रहे थे। यहीं से एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, जिसके बाद पेरिस और आसपास की कई सारी जगहों पर कई सारे दंगे और प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि लोग आगे जाकर अपने राजा को ही मार देंगे। तो क्या थी पूरी कहानी, ये सब क्यों देखने को मिल रहा था? आइए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ईयर 1774। ये वो साल थी जब फ्रांस में एक नया किंग बनता है जिसका नाम था लुईस 16। ये राजा इस समय केवल 20 साल का था, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। लुईस 16 की शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट के साथ हुई थी। ये किंग बाकी राजाओं की तरह एक बहुत ही ग्रैंड और खूबसूरत पैलेस में रहता था, जिसका नाम था वर्साय पैलेस। चूंकि ये पैलेस बहुत बड़ा और लग्जरी था, इसलिए इस पैलेस का खर्चा बहुत ज्यादा था। दोस्तों, जब लुईस 16 राजा बना था तो किंगडम का ट्रेजर यानी कि पैसा लगभग खत्म हो चुका था। क्यों खत्म हो चुका था? तो इसके पीछे कई रीजंस थे। पहला रीजन तो वर्साइल पैलेस ही था, क्योंकि उसको मैनेज करने में बहुत खर्चा होता था। और दूसरा रीजन था लंबे टाइम से चल रही वॉर्स। लुईस 16 ने क्या किया था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद की थी, क्योंकि ब्रिटेन उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर अपना कब्जा किए हुए था। अब आप खुद सोचो कि राजा इतने वॉर लड़ेगा तो पैसा तो खर्च होगा ही, ऊपर से राजा कर्जे में भी आ जाता है। राजा के ऊपर 2 बिलियन लीवर का कर्ज तो पहले से ही था, लेकिन वॉर की वजह से कर्ज बढ़कर 3 बिलियन लीवर हो जाता है। लीवर उस समय की फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। राजा के ऊपर इतना कर्ज होना कोई छोटी बात नहीं थी। ऊपर से जिन लोगों ने राजा को लोन दिया था, अब वे लोग राजा से 10% इंटरेस्ट की मांग कर रहे थे। तो अब आप खुद सोचो कि राजा बेचारा करे तो करे क्या। राजा के ऊपर लोन का प्रेशर, ऊपर से उसके ऊपर इंटरेस्ट का प्रेशर, इनके अलावा आर्मी का खर्च, ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के सर पर ही थी। इसलिए राजा ने मजबूरी में आकर जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ऐसा करने से राजा की समस्या सॉल्व हो गई थी? नहीं, बल्कि ऐसा करने से राजा की समस्या और ज्यादा बढ़ गई थी। देखो क्या था, 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। मतलब सिंपली फ्रांस के लोग 3 हिस्सों में बटे हुए थे। सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च की रिचुअल और रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करते थे, जिन्हें हम अपनी भाषा में पुजारी भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेट में आते थे नोबेलिटी। नोबेलिटी मतलब ऐसे लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब राजा और राजा के सगे संबंधी लोग, यानी कि राजा का परिवार हो गया और उसके रिलेशन वाले लोग इसी स्टेट में आते थे। और फ्रांस सोसाइटी में सबसे नीचे यानी कि थर्ड स्टेट में आते थे नॉर्मल लोग, यानी कि बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिसियंस, लेबर्स, सर्वेंट्स। मतलब मुख्य रूप से जितने भी किसान और मजदूर थे वो इसी स्टेट में आते थे। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस सोसाइटी के अंदर जितने भी कमजोर लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि केवल थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे।
मतलब राजा केवल इन्हीं थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लेता था। बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। बल्कि इन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को तो प्रिविलेजेस मिलते थे, मतलब अलग से कई सारे अधिकार मिलते थे और रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। फ्रांस की 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स थी, मतलब किसान थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पास बहुत सारी जमीनें होंगी, बल्कि ऐसा तो था ही नहीं। ये तो केवल नाम के किसान थे। जमीनें तो केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास होती थी। पूरी जमीन का 60% हिस्सा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग ही ओन करते थे। इसलिए जितने भी किसान थे वो मजबूर होकर इन्हीं की लैंड पर काम करते थे, जो कि रेंटेड होती थी। कहने का मतलब ये है कि थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था, खास करके पीजेंट्स के ऊपर। एक तो वो पहले से ही गरीब थे, ऊपर से उन्हें काफी ज्यादा टैक्स भी देना पड़ रहा था। 3 तरह के टैक्सेस उन्हें देने पड़ रहे थे। पहले थे टाइट्स, जिन्हें धार्मिक टैक्स भी बोला जाता है। इसमें चर्च किसानों से फसल का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल करता था। मतलब फसल का जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 10% हिस्सा चर्च ले जाती थी। दूसरे तरह के टैक्सेस होते थे डायरेक्ट टैक्सेस, जिन्हें टाइल बोला जाता था, जो कि राजा के द्वारा थर्ड स्टेट के लोगों से लिए जाते थे। केवल इतना ही नहीं, राजा केवल डायरेक्ट टैक्स नहीं लेता था, बल्कि कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेता था, जो कि रोजमर्रा की चीजों पर लगते थे, जैसे कि सॉल्ट एंड टोबैको। इस तरह की चीजों से भी टैक्स लिया जाता था। तो ये 3 तरह के टैक्सेस लिए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे स्टेट की, यानी कि फ्रांस की फाइनेंशियल नीड इन गरीब लोगों के टैक्सेस से पूरी की जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। आगे हम ये देखते हैं कि सिचुएशन और ज्यादा कैसे बिगड़ती है। टू सर्वाइव। फ्रांस में सिचुएशन बिगड़ने के पीछे केवल टैक्स ही इकलौता रीजन नहीं था, बल्कि कई सारे और भी रीजन थे, जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना। क्या हुआ था, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो जाती है। यानी कि फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचो जरा कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे लोगों को उतना ही ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से फ्रांस में फूड की डिमांड बढ़ रही थी, उस हिसाब से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय पर किसानों की फसलें खराब हो रही थी, सूखा पड़ रहा था, ओले गिर रहे थे, जिस वजह से फ्रांस के मार्केट में ब्रेड के प्राइजेस तेजी से बढ़ रहे थे। और जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़ रहे थे उस हिसाब से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी। इस वजह से होता क्या है कि फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस दिखने लग जाते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे ना हो और खाने के लिए फूड ना हो। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। मतलब अब हम ये समझते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी सिचुएशन कैसे पैदा होती है। ये सिचुएशन जनरली पॉपुलेशन बढ़ने से और खाने की कमी होने की वजह से पैदा होती है। इसे मैं आपको अच्छे से एनिमेशन से समझाता हूँ। क्या होता है, जब हार्वेस्ट अच्छी नहीं होती है तो मार्केट में ग्रेन्स की कमी हो जाती है, जिससे ग्रेन्स के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो जो गरीब लोग हैं वो इन्हें नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे में 2 पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। पहली, कि खाना ना मिलने की वजह से उनकी हेल्थ वीक हो जाएगी और कई सारे लोग बीमारियों के चलते मारे जाएंगे। और दूसरा ये कि खाना ना होने की वजह से रॉयट्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि खाने को लेकर दंगे भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे भी कई सारे लोगों की जानें जा सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को ही हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। और यही सिचुएशन उस समय पर फ्रांस में देखने को मिल रही थी। आया समझ। मिडिल क्लास इन्विसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इन लोगों को समस्या देखने को मिल रही थी तो क्या इन लोगों ने समस्या के अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाई। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि इन्होंने आवाज उठाई। पास्ट में कई सारे पीजेंट्स और वर्कर्स ने इन बढ़ते हुए टैक्सेस और फूड सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कई सारे रिवॉल्ट्स किए थे, पर उनके रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। मतलब वो अपनी आवाज को इतने ऊपर तक नहीं ले जा पाए थे कि वो सोसाइटी में कुछ सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस ला पाए। इसके पीछे भी कुछ कारण थे, जैसे कि पहला कारण था कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब थे, मतलब इतने ज्यादा प्रॉस्पर नहीं थे कि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ पाए। और दूसरा, ये लोग एजुकेटेड भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय निकला तो इन्हीं लोगों में से एक नया ग्रुप उभर के सामने आया, जिनको बोला गया मिडिल क्लास। ये कोई अलग से नए लोग नहीं थे, बल्कि ये थर्ड स्टेट के ही लोग थे। पर खास बात ये थी कि ये लोग थोड़े प्रॉस्पर हो गए थे, मतलब फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हो गए थे। स्ट्रांग इसलिए हो गए थे क्योंकि ये वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करते थे, जिन्हें वे रिच लोगों को बेचते थे और पैसे कमाते थे। इसलिए इन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया था। ऊपर से ये लोग एजुकेटेड भी हो गए थे, इसलिए इन लोगों को ये समझ में आने लगा था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो इन्हें अलग अलग आइडियाज आने लगे थे। तो ये जो नई मिडिल क्लास उभर रही थी, उनका मानना ये था कि जितने भी लोग हैं उनको सेम राइट्स मिलना चाहिए। किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, मतलब जन्मजात अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति की क्या सोशल पोजीशन होगी ये उसके जन्म पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में क्या काबिलियत है उस आधार पर तय होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई क्लर्जी और नोबलिटी फैमिली में पैदा हुआ है तो उन्हें बहुत कुछ प्रिविलेजेस मिले, और जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसे बिल्कुल भी प्रिविलेजेस ना मिले। इस तरह का भेदभाव सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ये मिडिल क्लास लोगों की थिंकिंग इस तरीके से डेवलप हो रही थी।
साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये लोग ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें सभी लोगों के लिए फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। मिडिल क्लास लोगों की इसी थिंकिंग को कई सारे बड़े बड़े फिलोसफर ने भी सपोर्ट किया था, जैसे कि जॉन लॉक अपनी बुक टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट में किंग के एब्सोल्यूट राइट्स के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन उठाते हैं। उनका कहना यह था कि सारे राइट्स राजा के पास नहीं होने चाहिए। रूसो ने भी इसी आइडिया को सपोर्ट करते हुए एक ऐसी गवर्नमेंट की मांग की जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की डिमांड्स भी पूरी हो सके। इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें पावर केवल राजा के पास नहीं हो, बल्कि पावर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया हो, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और सबके अपने अपने काम हो। किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे इन सभी फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे वो अलग अलग जगहों पर डिस्कस होने लगते हैं, जैसे कि सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और तो और बुक्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी ये आइडियाज़ अलग अलग लोगों तक पहुंच रहे थे। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उन लोगों को ये आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के सुनाए जा रहे थे। तो ये सब बात सुनकर लोग राजा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। इसी बीच राजा के टैक्स बढ़ने की न्यूज़ भी सामने आती है। तो देख रहे हो, कहानी अब वहीं जुड़ रही है, जिससे लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी तक हमने रिवॉल्यूशन के पहले की सिचुएशन देखी, पहले की सारी कहानी देखी कि क्या क्या सिचुएशन चल रही थी। अब हम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ तक हमें ये तो पता है कि किंग ने टैक्स बढ़ा दिया था। अब ये टैक्स बढ़ाने के पीछे क्या रीजन था ये हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रांस का किंग लुइस 16 अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, बल्कि फ्रांस की ओल्ड रिजीम के हिसाब से राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। अगर राजा को टैक्स बढ़ाना होता था तो उसे एक स्टेट जनरल की मीटिंग रखनी पड़ती थी। अगर उस स्टेट जनरल की मीटिंग में टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल पास होता है तभी राजा जो है टैक्स बढ़ा सकता था। अब ये स्टेट जनरल क्या है? तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, और जो भी डिसीजन लिया जाता था वो तीनों स्टेट्स के लोगों के द्वारा ही लिया जाता था। किंग के पास एडवांटेज ये था कि वो जब चाहे तब इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकता था। तो किंग ने ये मीटिंग लास्ट टाइम 1614 में ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन इस बार उसने टैक्स बढ़ाने के प्रपोजल के लिए ये मीटिंग फिर से ऑर्गेनाइज की, जो कि ऑर्गेनाइज की थी 5 मई 1789 में वर्साय पैलेस के हॉल में। तो इस मीटिंग में तीनों स्टेट के लोग आए थे। 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट से, और थर्ड स्टेट से आए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड और प्रॉस्पर मेंबर्स थे। असेंबली में पीजेंट्स, आर्टिसियंस और वुमेन्स का आना भले ही बना था, लेकिन इन लोगों ने अपनी शिकायतें लेटर्स में लिखकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ पहुंचाई थी, जिसमें करीब 40,000 लेटर थे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? इस असेंबली में तीनों स्टेट के पास केवल अपना एक एक वोट होता था। इसका मतलब ये था कि इनके पास एक वोट था, इनके पास एक वोट था और इनके पास भी एक ही वोट था, और ये तीनों वोटों के आधार पर ही ये डिसीजन लिया जाता था कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। लेकिन इस बार ये बात थर्ड स्टेट के मेंबर्स को गलत लग रही थी। क्यों गलत लग रही थी? क्योंकि इस तरह से तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं वो तो यही वोट करते कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, और वैसे भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। तो ऐसे में इन्हें टैक्स बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर हर एक स्टेट के पास एक ही वोट होगा तो पक्की बात है कि राजा के सपोर्ट में 2 वोट हो ही जाएंगे, क्योंकि क्लर्जी तो हमेशा से ही किंग के सपोर्टर थे। तो इस तरीके से तो वो टैक्स का प्रपोजल आसानी से पास कर सकते थे। इसलिए थर्ड स्टेट वाले लोग ये डिमांड कर रहे थे कि स्टेट की बजाय हर एक इंडिविजुअल से वोट लिया जाए, पर राजा ने उनकी ये शर्त नहीं मानी। ये सारे लोग नाराज होकर असेंबली से चले गए। इसके बाद 20 जून को ये थर्ड स्टेट के सभी मेंबर्स वर्साइल के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं, और ये सभी मेंबर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शपथ लेते हैं। मतलब ये कहते हैं कि अब हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिससे राजा की पावर को कम किया जा सके। तो ये लोग अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं, और ये लोग कसम खाते हैं कि जब तक वो फ्रांस के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस असेंबली को लीड कर रहे थे मिराबियो और एबेसियस। खास बात पता है क्या थी? कि मिराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, पर स्टिल वो थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम समझ आ रही थी। इन्होंने वर्साय में इकट्ठे हुए लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दिया था ताकि लोग इंकरेज हो सके। इसी तरीके से जो एबेसियस थे वो भी एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वे इन थर्ड स्टेट के लोगों के लिए लड़ रहे थे। जब नेशनल असेंबली बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, तब वर्साई के बाहर की कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी। बाहर की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। क्यों बिगड़ती जा रही थी? क्योंकि वेदर कंडीशन खराब होने के कारण लोगों की फसलें उस साल खराब हो गई थी, जिस वजह से ब्रेड ज़्यादा नहीं बन पा रहा था। उस समय पर फ्रांस में लोग डेली बेसिस पर ब्रेड ही खाते थे। अब चूंकि फसलें खराब हो गई थी तो ब्रेड के प्राइजेस भी मार्केट में बढ़ गए थे, तो लोग ब्रेड्स के लिए तरस रहे थे।
ऊपर से जो बेकरी वाले थे ना, वो मौके का फायदा उठाते थे। वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड को इकट्ठा करके रख लेते थे अपने पास, जिस वजह से मार्केट में ब्रेड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो लोग लंबी लंबी लाइंस में बेकरीज के सामने खड़े रहते थे। इसी लंबी लाइन से परेशान होकर कुछ महिलाओं को गुस्सा आ जाता है और वो बेकरी में जाकर तोड़फोड़ मचा देती हैं और सारे ब्रेड्स को लूट कर उनका ब्रेड पकौड़ा बना के खा जाती हैं। इट्स जस्ट अ जोक। तो जैसे ही वुमेन्स बेकरी में तोड़फोड़ मचा देती हैं, तो राजा अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर करता है कि जाओ पेरिस में एंटर करो और सिचुएशन को कंट्रोल करो। पर होता उल्टा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और लोग 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल को तोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारी कहानी वहीं पहुंच गई जहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी। मतलब कहानी को कनेक्ट करो, अब बास्टिल जेल तोड़ दिया था, क्यों तोड़ा था, ये पूरी कहानी, पूरा बैक हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये रिवॉल्यूशन केवल शहरों तक ही सीमित था, बल्कि ये रिवॉल्यूशन कंट्री साइड में भी बढ़ रहा था। कंट्री साइड मतलब विलेज एरियाज में, मतलब गांव के इलाकों में भी ये रिवॉल्यूशन बढ़ रहा था। कंट्री साइड में ये अफवाह फैल रही थी कि राजा ने उनकी पकी पकाई फसलों को बर्बाद करने के लिए लोगों को भेजा है, जिस वजह से गांव के किसानों में डर का माहौल था। तो उन्होंने फील्ड पर यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट जैसे कि ह्यू यानी कि फावड़ा और पिच फॉक्स, इन चीजों को हटाया और सेटोस पर अटैक कर दिया। सेटोस किंग और नोबल्स के लोगों के कैस्टल्स को कहा जाता था। इन लोगों ने वहां जाकर इकट्ठे किए हुए ग्रेन्स को लूट लिया और लैंड ड्यूज से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको जला दिया, जिसके बाद कई नोबल्स को कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। इतना सब देखकर फाइनली लुइस 16 को नेशनल असेंबली के सामने झुकना पड़ा। मतलब नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद 4 अगस्त 1789 की रात में एक नया लॉ पास होता है, जिसके बाद सारे प्रिविलेजेस और फ्यूडल सिस्टम्स को हटा दिया गया। इसके साथ साथ उन टैक्सेस को भी हटा दिया जो चर्च के द्वारा थर्ड स्टेट के लोगों से लिया जाता था, यानी कि टाइथ को हटा दिया जाता है। और तो और चर्च से उनकी जमीनें भी छीन ली जाती हैं। अब दोस्तों ये सब करने से गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि इतने टैक्सेस हटाने के बाद और लैंड को गवर्नमेंट के अंडर करने के बाद उनके पास जो एसेट्स और जो वेल्थ थी वो लगभग 2 बिलियन लीवर्स की हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, किंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया था उसे, तो अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम तो अभी भी थी। अब क्या प्रॉब्लम थी ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनल असेंबली ने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कैसा था। चल कम आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। मतलब किंग तो रहेगा लेकिन काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। नेशनल असेंबली ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को 1791 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था राजा की पावर को कम करना। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर एक इंसान को ना देकर इसे इस तरीके से बनाया गया था जिसमें पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बटी हो, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब पावर केवल राजा के पास नहीं रही थी, बल्कि उसे 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में बांट दिया गया था, जिन्हें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बोला गया। लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे और जुडिशरी विवाद सुलझाएगी। तो ये था फ्रांस का नया मॉडल। तो फ्रांस का ये नया मॉडल आखिर दिखता कैसा था, इसे हम एनिमेशन की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, नए मॉडल में लेजिस्लेचर में आती थी नेशनल असेंबली, जिसमें 745 मेंबर्स होते थे। एग्जीक्यूटिव में आते थे किंग और मिनिस्टर्स, और जुडिशरी में आते थे जज। अब जो नेशनल असेंबली थी वो राजा के ऊपर कंट्रोल रखती थी। मतलब राजा नेशनल असेंबली के बनाए गए लॉज के हिसाब से काम करेगा। राजा के पास केवल एक ही पावर थी, जो कि थी वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये था कि राजा को अगर कोई लॉ पसंद नहीं आता है तो राजा नेशनल असेंबली से कह सकता था, बस यही पावर थी। साथ में जो मिनिस्टर्स होते थे उनके ऊपर भी नेशनल असेंबली का ही कंट्रोल रहता था। अब नेशनल असेंबली में 750 मेंबर्स कौन कौन से होंगे ये डिसाइड करने का काम फ्रांस की जनता करती थी। कैसे? फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी 28 मिलियन। अब इन 28 मिलियन में से मात्र 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जिन्हें वोटिंग राइट्स थे, मतलब ये वोट डाल सकते थे, जिन्हें एक्टिव सिटीजन्स बोला गया। एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में वे लोग आते थे जो कि मेन हो और जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, और बाकी के बचे हुए जितने भी लोग थे उन्हें पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा गया था। मतलब इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। इनमें वो लोग थे जो टैक्स पेयर नहीं थे, साथ में महिलाएं भी इसी कैटेगरी में आती थी, क्योंकि उन्हें भी तब वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। साथ में बच्चे और 25 साल से नीचे वाले लोग इसी कैटेगरी में आते थे। तो जो एक्टिव सिटीजन्स थे वे ही अपनी मर्जी से 50,000 मेंस को चुनते थे, जिन्हें इलेक्टर्स बोलते थे, और यही इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के लिए 745 मेंबर्स को चुनते थे। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना जाता था, और जो जज होते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्टली चुनते थे। तो ये था फ्रांस का नया पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के चलते लोगों को कई सारे राइट्स मिले, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
ये अधिकार लोगों को मिले फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कि हमारा फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब दोस्तों भले ही फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों के बीच में टेंशन था, क्योंकि अभी भी सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। अभी भी लोग पूरी तरीके से खुश नहीं थे। ऊपर से जो किंग था यानी कि लुइस 16 था, वो भी खुश नहीं था, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि कौन राजा चाहेगा कि उसकी पावर कम हो। इसलिए राजा क्या करता है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ प्लान्स बनाने लगता है। वो ये सोचता है कि क्यों ना नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए लुइस 16 प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के रूलर्स के साथ प्लानिंग करता है कि फ्रांस में ट्रूप्स भेजी जाएं और नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में वॉर कर दी जाए। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के जो रूलर थे वो इस बात के लिए इसलिए मान गए क्योंकि उन्हें भी ये डर था कि कहीं उनके देश में भी ऐसी हालत ना आ जाए। लेकिन दोस्तों लुइस 16 या उसके आसपास के देश कुछ कर पाते उससे पहले ही नेशनल असेंबली खुद ही 1792 में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देती है। मतलब नेशनल असेंबली भी लाइक तुम क्या आओगे, हम ही आ जाते हैं। इस वॉर में नेशनल असेंबली इन दोनों स्टेट्स को हरा देती है। इस वॉर में कई सारे वॉलेंटियर्स ने आर्मी के रूप में पार्टिसिपेट किया था। इसलिए किया था क्योंकि लोग इस वॉर को एक नॉर्मल वॉर की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि वे इस वॉर को किंग्स और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट की लड़ाई समझ रहे थे। वे ये समझ रहे थे कि ये लड़ाई राजा और राजाशाही लोगों के खिलाफ की लड़ाई है। इसलिए आम लोग भी इस वॉर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। कई सारे लोग देशभक्ति गाने भी गा रहे थे लोगों को इंकरेज करने के लिए। इसी बीच एक सॉन्ग भी गाया गया था जिसका नाम था मर्सेलिस। ये सॉन्ग बाद में जाकर फ्रांस का नेशनल एंथम भी बनता है और आज भी यही सॉन्ग फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुई थी उसका असर फ्रांस के ऊपर बहुत बुरा पड़ा था। अब भले ही फ्रांस ये वॉर जीत गया था, पर इन रिवॉल्यूशनरी वॉर्स की वजह से फ्रांस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि वॉर की वजह से फ्रांस की वेल्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। फ्रांस के लोगों को अब इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। भले ही फ्रांस वॉर जीत गया था, लेकिन उसका असर उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा था। अब दोस्तों आप थोड़ा याद करो कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो वोटिंग राइट्स थे वो केवल वेल्थी लोगों के पास थे, मतलब ऐसे लोगों के पास थे जिनके पास टैक्स भरने का पैसा था। इसलिए कई लोगों को अभी भी यही लगता था कि नेशनल असेंबली का ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अभी सही नहीं है। तो कई सारे लोगों ने क्या किया, अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनाए ताकि वे नए पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस कर सकें। पॉलिटिकल क्लब्स मतलब ऐसे क्लब्स जहां अलग अलग लोग इकट्ठे होते थे और पॉलिटिकल इशूज के ऊपर डिस्कशन करते थे। तो इन पॉलिटिकल क्लब्स में से एक क्लब्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है जिसका नाम था जैकोबिन क्लब्स। फ्रांस में कई सारे क्लब्स वुमेन्स के द्वारा भी बनाए गए थे ताकि वे भी अपने ओपिनियंस और पॉलिटिकल पॉलिसीज को डिस्कस कर सकें। पर दोस्तों उस समय पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा था वो केवल एक ही क्लब था जो कि था जैकोबिन्स क्लब। ये जो क्लब था वो लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता था। मतलब इस क्लब के अंदर ज्यादातर कमजोर लोग आते थे, जैसे कि पीजेंट्स, आर्टिसियंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री मेकर्स और सर्वेंट्स। और इन सभी लोगों को लीड करता था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, जो कि इसी जैकोबिन क्लब्स को लीड करता था। इस क्लब के लोग अपने आप को बाकियों से अलग दिखाने के लिए स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, मतलब इस तरीके की ड्रेस पहनते थे। इस तरह की ड्रेस पहनने की वजह से इन जैकोबिन क्लब्स वालों को सैनकुलर्स बोला जाता था। साथ में ये लोग रेड कैप भी पहनते थे जो कि लिबर्टी वो दर्शाती थी। पर अजीब बात ये थी कि इस रेड कैप को वुमेन्स को पहनना अलाउड नहीं था क्योंकि उनके पास लिबर्टी थी ही नहीं। अब दोस्तों होता क्या है, 1792 की समर्स में कई सारे पेरिस के लोग गुस्सा थे फूड की शॉर्ट सप्लाई की वजह से और फूड की हाई प्राइजेस की वजह से। तो जो जैकोबिन क्लब्स के लोग थे वो क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और ये प्लान बनाते हैं राजा के ऊपर हमला करने का। तो प्लान के हिसाब से ये सभी लोग 10 अगस्त को टुलेरीज के महल में घुस जाते हैं और किंग के गार्ड्स को मार देते हैं और किंग को कैद कर लेते हैं। इसके बाद असेंबली में वोटिंग की जाती है जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि किंग लुइस 16 और उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद वही होता है जिसके लिए क्लब्स बनाए गए थे। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं और सभी मेंस को वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, भले ही उसके पास बेल्ट हो या नहीं हो। साथ ही साथ वोट करने के लिए जो मिनिमम एज 25 थी उसे भी अब 21 कर दी जाती है। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में से मोनार्की को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब अब फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन चुका था जहां लोग वोट कर सकते थे और अपने लीडर्स को चुन सकते थे। बाद में 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी ला कॉन्कार्ड में लुइस 16 को देशद्रोह के आरोप में पब्लिकली एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। इसके बाद लुइस 16 की वाइफ मैरी एंटोनिएट के साथ भी यही किया जाता है। अब दोस्तों ना तो लुइस 16 बचा था और ना ही अब नेशनल असेंबली बची थी। तो अब आप ही बताओ कि अब आगे गवर्नमेंट किसने संभाली होगी। तो गवर्नमेंट उसी ने संभाली जिसकी लीडरशिप में जैकोबिन्स क्लब था, यानी कि मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि मैक्समिलियन रॉबेस्पियर अब आगे क्या करता है। ऑफ टेरर दोस्तों 1793 से लेकर 1794 का जो पीरियड था उसे रीजन ऑफ टेरर बोला गया है, मतलब आतंक का शासन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था उसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग थी।
रॉबेस्पियर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, इसलिए रॉबेस्पियर क्या करता था कि अगर उसे किसी भी पर्सन पर जरा भी डाउट होता था या वो उसके अगेंस्ट जा सकता था, तो रॉबेस्पियर उसको सीधा जेल में डलवा देता था। चाहे वो एक्स नोबल्स हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का मेंबर हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो उसकी खुद की ही पार्टी का मेंबर ही क्यों ना हो। अगर उसे ऐसा लगता था कि वो उसके अगेंस्ट जा सकता है, तो वो उसे सीधा अरेस्ट करवा देता था और फिर कोर्ट में केस लड़ा जाता था। अगर वो व्यक्ति गिल्टी पाया जाता था तो उसे सीधा गुलेटिन कर दिया जाता था। गुलेटिन एक डिवाइस होता था जिसे उस समय पर फ्रांस के अपराधियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें दो पोल होते थे और बीच में एक ब्लेड होता था जिससे उस क्रिमिनल को बी हेडेड कर दिया जाता था, मतलब बॉडी से सर को अलग कर दिया जाता था। मतलब बड़ा ही खतरनाक सा डिवाइस था। इस डिवाइस को गुलेटिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था। दूसरी ओर रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट क्या करती है, चीज़ों के प्राइसेस फिक्स कर देती है, क्योंकि रॉबेस्पियर इक्वलिटी लाना चाहता था। चीज़ों के प्राइसेस फिक्स होने की वजह से अब मार्केट में जो भी चीज़ बेची जाएगी उन्हें फिक्स रेट पर ही बेचा जाएगा और कोई भी सेलर जो फिक्स की गई रेट है उससे ज़्यादा रेट पर नहीं बेच सकता था। इस वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स और पीजेंट्स थे उन्हें भी अपनी क्रॉप्स को इन्हीं फिक्स्ड प्राइसेस पर सेल करनी पड़ रही थी, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। इसके अलावा रॉबेस्पियर ने इक्वलिटी लाने के लिए कई सारे कठोर स्टेप और भी लिए थे, जैसे कि उसने खाने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। उसने कहा था कि सब एक ही तरह के आटे से बना हुआ ब्रेड खाएंगे। साथ में उसने बोलने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि कोई भी सर और मैडम नहीं बोलेगा। सभी लोगों को इक्वलिटी के साथ ही सिटीजन्स के रूप में देखा जाएगा। इतना ही नहीं, रॉबेस्पियर ने चर्चेस को भी बंद करवा दिया और उनकी बिल्डिंग्स को बैरिक्स और ऑफिसेज में बदलवा दिया। रॉबेस्पियर की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मर्सिलियस थी कि खुद उन्हीं के पार्टी के मेंबर्स ही उनसे नफरत करने लग गए थे। जिसके बाद जुलाई 1794 में उसे कोर्ट में ट्राई किया जाता है, जिसमें वो कन्विक्टेड पाया जाता है और उसे नेक्स्ट डे ही गुलेटिन कर दिया जाता है, मतलब रॉबेस्पियर को भी मार दिया जाता है। अब क्या, अब तो रॉबेस्पियर भी मर गया। अब फ्रांस की गवर्नमेंट को आखिर कौन संभालेगा? आइए, 3 रूल्स इन फ्रांस। जैकोबिन गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद अब जो पावर थी वो वेल्थियस्ट मिडिल क्लास लोगों के पास पहुंच गई थी। मतलब जो सोसाइटी के वेल्थियस्ट मिडिल क्लास लोग थे वो अब गवर्नमेंट को संभालने लगते हैं। इन्हीं मिडिल क्लास लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टरी कहा गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से चेंजेस किए गए। जैकोबिन गवर्नमेंट ने जो वोटिंग राइट्स सभी मेंस को दिए थे उन्हें डायरेक्टरी ने छीन लिया और वोटिंग राइट्स को फिर से वेल्थियस्ट मेंस को ही दे दिया। यानी कि फिर से अब मेन ही वोट कर सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी। साथ ही जहां जैकोबिन गवर्नमेंट में पूरी पावर रॉबेस्पियर के पास थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब पावर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई थी। साथ में एक डायरेक्टरी भी अपॉइंट की गई थी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सारी पावर्स किसी एक व्यक्ति के पास ना रहे। लेकिन इस पूरे सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स थी। कई बार लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और डायरेक्टरी के बीच में क्लसेस या लड़ाइयाँ देखने को मिलती थी। वहीं कई बार डायरेक्टरी के मेंबर्स के बीच में भी आपस में ही क्लसेस देखने को मिल जाते थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। मतलब सरकार सही से काम नहीं कर पा रही थी। और इसी बात का फायदा उठाता है एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट आता है और वो फ्रांस में फिर से मोनार्की स्टैब्लिश कर देता है। तो देख रहे हो दोस्तों, मोनार्की मतलब फ्रांस में फिर से किंग रूल आ जाता है। मतलब जिसको हटाने के लिए फ्रांस में कितना पापड़ वेला गया था, लेकिन फ्रांस घूम फिर के वहीं आ गया। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स को समझ लिया, जिसमें हमने फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। लेकिन दोस्तों, आप जरा सोच के देखो कि हमने केवल मैन के रोल को देखा। हमने ये नहीं देखा कि इस पूरे रेवोल्यूशन में महिलाओं का क्या रोल था। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे रेवोल्यूशन में महिलाओं ने किस तरीके से रेवोल्यूशन किया था। क्या हमारा डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? तो देखो, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था तो महिलाएं भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी इस रेवोल्यूशन के अंदर। जैसे कि जब नेशनल असेंबली प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ने में बिजी थी तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स के पास ही थी। थर्ड स्टेट की कई वुमेन्स जॉब करके अपनी फैमिली को संभालती थी, जैसे कि फ्लावर बेचना, वेजिटेबल्स बेचना, सिलाई करना, कपड़े धोना। ये सब काम करके महिलाएं अपना घर चलाती थी। पर दोस्तों, प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? उस समय पर महिलाओं को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। जैसे कि उस समय पर कई सारी वुमेन्स पढ़ लिख नहीं पाती थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग होते थे या नोबल्स होते थे वो ही अपनी डॉटर्स को कन्वेंट में पढ़ने के लिए भेज पाते थे क्योंकि उनके पास पैसा होता था। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी जहां उन्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखना पड़ता था। साथ ही खाना बनाना, पानी भरना, बच्चे पालना, यहीं तक महिलाओं का जीवन सीमित था। महिलाएं जो काम करती थी ना, उसमें भी उनके साथ नाइंसाफी होती थी। उन्हें हमेशा मेन से कम पैसा ही मिलता था, भले वो सेम काम ही क्यों ना कर रही हूँ। तो महिलाओं ने सोचा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब लोग डिस्कस करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बना रहे थे तो उस समय पर महिलाओं ने भी कई क्लब्स बनाए थे। लगभग 60 क्लब्स बनाए थे ताकि वे भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके और अपनी आवाज़ उठा सके।
तो जब जैकोबिन क्लब फेमस हो रहा था तो उस समय पर महिलाओं के भी दो क्लब काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे, जो कि थे द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये उस समय के दो फेमस क्लब थे जो कि स्पेशली वुमेन्स के थे। ये क्लब्स बनाने के पीछे महिलाओं की मेन डिमांड्स ये थी कि उन्हें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जैसे मेंस को मिलते हैं। क्योंकि जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स में रख दिया गया था, जहां उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो इस बात से महिलाएं काफी ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो चाहती थी कि उन्हें भी वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन को भी इलेक्ट किया जाए ताकि वे भी पॉलिटिकल ऑफिसेज को होल्ड कर पाए। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं था कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने यानी कि नेशनल असेंबली ने महिलाओं के लिए कोई राइट्स नहीं दिए थे, बल्कि नेशनल असेंबली ने महिलाओं के हित के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे लॉज बनाए थे जो कि पहले महिलाओं के लिए नहीं थे। जैसे कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी गर्ल्स को स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया था। साथ ही गर्ल्स को अपनी मर्जी से शादी करने का भी राइट्स दिया गया था। मैरिज को भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बना दिया गया था, जिसमें वुमेन्स अगर शादी से खुश नहीं होती थी तो वो फ्रीली डिवोर्स ले सकती थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वुमेन किसी भी तरीके की ट्रेनिंग ले सकती थी और अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकती थी। ये सब तो ठीक था, लेकिन फिर भी महिलाओं की डिमांड तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए थी, जिस वजह से वुमेन का स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है। जब नेशनल असेंबली खत्म हुई और जैकोबिन गवर्नमेंट आई तो उसने सारे वुमेन्स क्लब्स को ही बंद करवा दिया और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी कंप्लीटली बैन कर दिया, और जो भी वुमेन इसके अगेंस्ट आवाज उठाती थी उसे अरेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। पर दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी वुमेन का स्ट्रगल आगे लगभग 200 सालों तक कंटिन्यू रहता है। केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की कई कंट्रीज में वोटिंग राइट्स के लिए स्ट्रगल किया जा रहा था, कई सारे मूवमेंट किए जा रहे थे, बट फाइनली 1946 में आकर फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इस टॉपिक के माध्यम से हम ये जानेंगे कि उस समय फ्रांस में स्लेव्स की कंडीशन क्या थी। साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि स्लेवरी को फ्रांस से कैसे हटाया गया। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये स्लेवरी क्या होती है। तो स्लेवरी मतलब किसी को स्लेव या नौकर बना के रखना, इसी को स्लेवरी बोला जाता है। दोस्तों पुराने समय में फ्रांस में स्लेवरी काफी ज्यादा थी, मतलब लोगों को जबरदस्ती नौकर बना के उससे काम कराया जाता था। देखो क्या था, कैरिबियन आइलैंड में ऐसी कई कॉलोनीज थी जिन पर फ्रांस कब्जा किए हुए था, जैसे कि मार्टिनिक, गोंडेलूप, सैंट डोमिंगो। इन जगहों पर फ्रांस का ही कब्जा था। इन जगहों पर सबसे ज्यादा टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इन सब का कल्टीवेशन किया जाता था। अब दोस्तों इन कॉलोनीज में काम करने के लिए यूरोपियंस तो तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें वहां का वेदर सूट नहीं करता था। साथ ही वो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी फॉरेन लैंड में काम करने के लिए जाना नहीं चाहते थे, इसलिए इन कॉलोनीज में स्लेव से काम कराया जाता था और यहीं से स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई थी। ये स्लेव ट्रेड यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच की जाती थी, जिसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मैप में इन तीनों जगहों को ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। तो चलिए हम इसे और अच्छे से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्लेव ट्रेड आखिर की कैसे जाती थी। तो जो फ्रांच मर्चेंट थे वो पहले यूरोप के बॉर्डॉक्स और नेंटीज कोस्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे, जहां से वो ऐसे लोगों को खरीदते थे जिन्हें स्लेव बनाया जा सके। इन खरीदे हुए स्लेव्स पर एक सील लगाई जाती थी या निशान बनाया जाता था। उसके बाद इन्हें बांधकर शिप में भरा जाता था, जहां से उन्हें कैरिबियन ले जाया जाता था। एटलांटिक ओशन से गुजरते हुए कैरिबियन पहुंचने में इन्हें करीबन 3 महीने लगते थे। तब तक ये स्लेव इसी तरीके से शिप में रहते थे। कैरिबियन पहुंचने के बाद इन स्लेव से काम कराया जाता था ताकि यूरोप के मार्केट में इंडिगो, कॉफी ये सब पहुंचाया जा सके। दोस्तों जो लुइस 16 का टाइम पीरियड था उसमें स्लेवरी का क्रिटिसिज्म बहुत कम था, मतलब ज्यादातर लोगों को इस स्लेवरी से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए लुइस 16 के टाइम पर स्लेवरी काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन जब नेशनल असेंबली पावर में आई तो उन्होंने स्लेवरी को हटाने के बारे में बहुत सोचा, पर उन्होंने स्लेवरी को हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे वो इन्हीं स्लेवरीज के जरिए ही पैसा कमाते थे। आखिर में जब 1794 में जैकोबिन गवर्नमेंट पावर में आई तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने इस स्लेवरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया और जितने भी स्लेव्स फ्रांस की कॉलोनीज में काम कर रहे थे उन्हें भी आजाद कर दिया। पर दोस्तों ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट के हटने के बाद नेपोलियन जब पावर में आता है तो वो स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देता है, मतलब नेपोलियन के टाइम पीरियड में फिर से स्लेवरी आ जाती है। लेकिन दोस्तों कई सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली 1848 में फ्रांस कॉलोनीज से स्लेवरी पूरी तरीके से अबोलिश कर दी जाती है। तो ये थी स्लेवरी की पूरी कहानी। इस टॉपिक में हमने जाना कि फ्रांस में स्लेवरी कैसे अबोलिश हुई। हमारा द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक में मेनली हम ये जानेंगे कि 1789 के बाद लोगों की एवरीडे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे। इसमें हम 1789 के बाद का ही पीरियड क्यों पढ़ रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1789 से ही नेशनल असेंबली ने फ्रांस को संभाला था और इसके बाद से ही एवरीडे लाइफ में कई सारे बदलाव देखने को मिले थे। पहले क्या था, यानी कि 1789 से पहले फ्रांस में किंग का रूल था। तो उस समय पर लोगों को अगर कोई भी रिटन मटेरियल पब्लिश करना होता था तो उसके लिए उसे किंग से अप्रूवल लेना पड़ता था, तब जाके वो कोई रिटन मटेरियल पब्लिश कर पाता था।
लेकिन जब 1789 में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, यानी कि नेशनल असेंबली जब पावर में आई, तो उसने सेंसरशिप को हटा दिया। सेंसरशिप के हटने से लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई, जिसका मतलब ये था कि अब लोग किसी की परमिशन लिए बिना पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स ये सब पब्लिश कर सकते थे। इसका फायदा ये हुआ कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, प्रिंटेड पिक्चर्स ये सब प्रिंट करने लगे। ये सब प्रिंटेड मटेरियल्स केवल सिटीज़ में ही नहीं पहुंचे बल्कि गाँव में भी पहुंचे, जिस वजह से गांव के लोग भी अलग अलग आइडियाज़ और न्यूज़ को पढ़ पाते थे। अब लोग अलग अलग इवेंट्स पर अपने ओपिनियंस भी दे सकते थे। साथ ही अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो उसे लिखकर अपोज भी कर सकते थे। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उनके लिए प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसंस ये सब बनाए जाते थे ताकि उन तक भी फिलोसफर्स के आइडियाज़ पहुंच सकें। लेकिन फिर 1804 में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, जो खुद को फ्रांस का किंग बना लेता है। अब आप थोड़ा याद करो, हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरी रूल जब आया था तो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, हमेशा लड़ाई होती रहती थी, मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती थी। तो इसी बात का फायदा उठा के नेपोलियन पावर में आ गया था। नेपोलियन एक मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने फ्रांस के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया था। केवल इतना ही नहीं, नेपोलियन अपने आसपास के कंट्रीज के ऊपर भी अपना किंगडम स्टेब्लिश करना चाहता था और उसने किया भी। कुछ लोगों को नेपोलियन का रूल सही लगता था, इसलिए वे नेपोलियन को यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में भी देख रहे थे। नेपोलियन ने ऐसे कई सारे काम किए थे जिससे लोग उसे मसीहा समझने लगे थे, क्योंकि वो ऐसे कई सारे लॉज लेकर आया था जो आज से पहले कभी नहीं लाए गए थे। जैसे कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज लाता है, वेट एंड मेजरमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आता है, साथ में डेसिमल सिस्टम लेकर आता है। इसलिए शुरू में सभी लोग नेपोलियन को लिबरेटर के रूप में देख रहे थे, मतलब सभी को ये लग रहा था कि नेपोलियन ही उन्हें आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन जल्दी लोगों को पता चल गया कि नेपोलियन उन्हें आज़ाद करवाने के लिए नहीं बल्कि उन पर राज करने के लिए आया था। बट 1815 की वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फ्रांस रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस सोसाइटी पर असर तो पड़ा ही पड़ा, साथ में दुनिया के अलग अलग देशों पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इसकी वजह से अलग अलग देशों को भी ये लगने लगा था कि अगर फ्रांस में लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए रिवॉल्यूशन हो सकता है तो हमारे देशों में भी ये रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। मतलब फ्रांस रेवोल्यूशन की वजह से लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होने लगे थे। इन्हीं आइडियाज़ की वजह से अलग अलग कॉलोनीज़ ने भी इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी पाने के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।